नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल एक बार फिर आपका इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज अपन 25 प्रश्नों की ये प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। आप कमेंट करके बताइए कि इन 25 में से आपको कितने आते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही पिछली बार यानी पिछली क्लास में मैंने जो आपको प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मैं आपको बीच में जरूर दूंगा। आप सेशन से जुड़े रहें, लास्ट तक देखें और अंत में आपसे एक फिर प्रश्न पूछूंगा जिसका आप कमेंट देकर जवाब दे। निश्चित तौर पर सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है। तो मैं बिना देर किए हुए शुरू करता हूं और पहले प्रश्न की ओर चलता हूं। तो देखते हैं अपन। पहला प्रश्न है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा से संबंधित अनुसूची कौन सी है? राज्यसभा की सीटों के बंटवारे से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो इसकी बात करें तो यह है अनुसूची नंबर 4। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है कि किस राज्य से कितनी राज्यसभा सीटें चुनी जाएगी, किस राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाएंगे, इसका बंटवारा चौथी अनुसूची में किया गया है। यदि मैं राज्यसभा की सीटों की बात करूं तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान सदस्य संख्या 245 है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 233 निर्वाचित सदस्य हैं। उन निर्वाचित सदस्यों का उल्लेख अनुसूची 4 में है। सबसे ज्यादा सदस्य यूपी से 31 चुने जाते हैं और राजस्थान से अपन बात करें तो राजस्थान से 10 सदस्य जो है वो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। अगर आपको इन हल प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा सेशन को शेयर करते रहे। आगे दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को निषेध किया गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। अभी जो हाल ही में रीट की परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था। हर बार बारंबार ये प्रश्न पूछा जाता है। निश्चित तौर से मुझे पता है सरल प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में आता है इसलिए हल करवाना जरूरी है। अगर मैं अस्पृश्यता की बात करूं यानी छुआछूत को किस अनुच्छेद के तहत निषेध किया गया है उसकी बात करूं तो अनुच्छेद है 17। ये 17 नंबर जो अनुच्छेद है वो जो है वो छुआछूत या अस्पृश्यता से संबंधित है। 14 नंबर विधि के समक्ष समानता। अगर मैं बात करूं 18 नंबर की उपाधियों का अंत, और अगर मैं बात करूं 15 नंबर की तो 15 नंबर जो अनुच्छेद है वो सार्वजनिक स्थानों के उपयोग पर सभी को समान अधिकार देता है। ये चारों अनुच्छेद जो है वो विधि समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, उसके तहत ये चारों अनुच्छेद आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 17 और बहुत परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया ये। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, देखिए भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। यानी ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली और भारत की संसदीय प्रणाली एक जैसी है, लेकिन कुछ बातों में अंतर है। इन 4 बातों में से कौन सा अंतर है अपने को यह बताना है। यह प्रश्न आरएस में आया था, उसके अलावा 2-3 ऐसे प्रश्न पेपर हुए हैं जिनमें भी पूछा गया है। मैंने 3-4 जगह इस प्रश्न को देखा था, इसलिए मैंने इसे शामिल करना उचित समझा। तो अपन बात करते हैं इस पर। वास्तविक व नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, भारत में भी है और इंग्लैंड में भी है, क्योंकि इंग्लैंड में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, भारत में भी प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। नाम मात्र की कार्यपालिका में भारत में राष्ट्रपति होता है और इंग्लैंड में महारानी या महाराजा जो भी होता है वो होता है। तो दोनों की सेम बात है ये। तो अगली सामूहिक उत्तरदायित्व प्रणाली, यानी निम्न सदन के प्रति भारत में भी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, वहीं वो निम्न सदन जो है उसमें वो जो है वो उत्तरदायी होती है, इंग्लैंड की सरकार भी। तो ये भी सेम मिलती है। तीसरी बात करें तो द्विसदनात्मक विधायिका है, अपने भी लोकसभा और राज्यसभा है, वहां भी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो यह भी सही है।
लास्ट है कि न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली। देखिए भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, लेकिन इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली नहीं है। थोड़ा सा बता देता हूं कि न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है। विधायिका जब कोई कानून बनाती है, यानी संसद जब कोई कानून बनाता है, तो न्यायालय उसकी जांच कर सकता है, और यदि जांच में उन्हें लगता है कि वो कानून सही नहीं है, तो वो उस कानून को रद्द कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित जो 99वां संविधान संशोधन है, उसको जो उच्चतम न्यायालय है उसने असंवैधानिक घोषित कर दिया। जबकि यदि यही बात इंग्लैंड में होती, तो इंग्लैंड की संसद के बारे में तो कहा जाता है कि वो आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा कुछ भी कर सकते हैं। यानी इंग्लैंड की संसद पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता, यानी न्यायिक पुनरावलोकन वहां नहीं है। तो भारत और इंग्लैंड की या ब्रिटेन की कहें तो संसदीय प्रणाली में यह अंतर है कि न्यायिक पुनरावलोकन भारत में तो है, लेकिन इंग्लैंड में या ब्रिटेन में नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये थोड़ा सा गलत, असत्य होना चाहिए था, ये सही छपा नहीं लिखते समय, असत्य है। यानी गलत कथन कौन सा है वो छांटना है। तो गलत कथन देखते हैं कौन सा है। द्विसदनात्मक विधानमंडल प्रारंभ किया गया, ये सही बात है। द्विसदनात्मक विधानमंडल इसी 1919 के अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था। यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि भारत में संसद के 2 भाग कब किए गए, तो 1919 के अधिनियम द्वारा किए गए थे। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। द्विसदनात्मक जो है वो विधानमंडल प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया, बिल्कुल सत्य बात है। उच्च सदन का नाम राज्य परिषद रखा गया। निम्न सदन को विधानसभा कहा गया, यह भी कथन सत्य है। निम्न सदन को जो है वो विधानसभा के नाम से संबोधित किया गया। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया, यह कथन जो है वो असत्य है। तो आप कहेंगे कि यह कार्यकाल था कितना, तो मैं आपको बता दूं कि विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष और राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा। 1919 के अधिनियम को मोंटफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इसके द्वारा केंद्र में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा भारत में जो है वो बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। उनमें से कुछ परिवर्तन ये थे, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष न होकर 3 वर्ष था, और जो उच्च सदन है राज्य परिषद, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अंतिम जो कथन है वो इसमें गलत है। तो ये गलत है। तो 1919 के अधिनियम के बारे में असत्य कथन ये है। आगे चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? देखिए, संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो देखते हैं इसमें उत्तर है क्या जवाहरलाल नेहरू। ये रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है वो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। अब उद्देश्य प्रस्ताव था क्या? उद्देश्य प्रस्ताव यह था कि हम संविधान का निर्माण क्यों कर रहे हैं, इसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और साथ ही आपको यह बता दूं कि भारत की जो प्रस्तावना है उस पर सर्वाधिक प्रभाव यदि किसी का पड़ा है तो वो उद्देश्य प्रस्ताव का पड़ा है। और आपने बहुत सी जगह पढ़ा होगा कि प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। वो प्रस्तावना को उद्देशिका इसी कारण कहा जाता है क्योंकि वो उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है। तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को इसे जो है वो पारित कर दिया गया। हालांकि इसे तुरंत पारित करने की बात चली थी, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसका विरोध किया कि कोई भी चीज हो संविधान में पहले उस पर चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद ही उसे पारित किया जाएगा। इसलिए इस पर बहस भी हुई थी। 18 दिसंबर 1946 तक बहस हुई और बाद में 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। तो पंडित नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? यानी संविधान में हमारे जो देश है उसका नाम क्या है?
क्या नाम है? ये अभी हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने 25 लाख का सवाल पूछा था। तो ये कोई छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, 25 लाख का प्रश्न है। देखिए अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत, तो भारत तो पक्का नाम है। तो भारत देखिए कितनों में है, 1 2 3, तो भारत तो पक्का है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन तो गलत हो गया, भारत तो कन्फर्म है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी संविधान में हमारे देश के 2 नाम हैं, भारत और इंडिया। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी सही है, भारत और इंडिया। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। तो लीजिए राज्यों का संघ होगा, भारत अर्थात इंडिया। यानी हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र के लिए 2 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, भारत और इंडिया। तो भारत अर्थात इंडिया यानी दोनों एक ही देश के नाम है, भारत कह दीजिए चाहे इंडिया कह दीजिए। तो उत्तर हो गया भारत तथा इंडिया, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है, मैंने बहुत जगह देखा इस प्रश्न को। नीति निदेशक तत्व है वह भुगतान पत्र है जिसका भुगतान करना न करना बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। उक्त कथन किस विद्वान ने कहा? पहले तो कथन पर चर्चा कर लेते हैं, फिर क्यों कहा उस पर चर्चा करते हैं। देखिए नीति निदेशक तत्व है वह भुगतान पत्र है जिसका भुगतान करना या न करना बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। उक्त कथन जो है वो प्रोफेसर केटी शाह ने कहा था। केटी शाह जो है वो संविधान सभा के एक एक्टिव मेंबर थे। वो चाहते थे कि जो नीति निदेशक तत्व है उनको वेटेज मिले और नीति निदेशक तत्व जिस उद्देश्य से शामिल किए गए हैं उस उद्देश्य को पूरा करने में वो सफल नहीं होंगे अगर आज का प्रावधान है। अब आज का प्रावधान क्या है? आज का प्रावधान यह है कि संविधान में लिखा हुआ है कि राज्य अपनी नीतियां बनाते समय नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रखेगा। अब नीति निदेशक तत्व मैं आपको बता चुका हूं कि राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए शामिल किया गया था। इनको मनवाने का कोई कानूनन प्रावधान है नहीं, तो केवल इतना लिख दिया गया कि भाई राज्य अपनी नीतियां बनाते समय इन्हें ध्यान में रखेगा, माने या ना माने ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए कहा था कि भुगतान करना या न करना बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 45 जो है वो कहता था निशुल्क शिक्षा। अब आप देखिए निशुल्क शिक्षा 45 जो अनुच्छेद नंबर है वो 26 जनवरी 1950 से है, लेकिन निशुल्क शिक्षा कब प्राप्त हुई भारत में? 1 अप्रैल 2010 से जब आरटीई लागू हुआ तब निशुल्क शिक्षा लागू हुई थी। तो आरटीई लागू होने में कितने साल लग गए? 60 साल लग गए। तो 60 सालों बाद लागू हुआ। तो केटी शाह कहते थे कि तुरंत प्रभाव से इनको मनवाने के लिए न्यायालय की जो है वो भूमिका होनी चाहिए, लेकिन नीति निदेशक तत्वों पर ऐसा कोई भूमिका नहीं है। मेरे कहने का मतलब नीति निदेशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय का मतलब वाद योग्य नहीं है, परिवर्तनीय नहीं, परिवर्तनीय नहीं है, यानी वाद योग्य नहीं है। उन पर कोई प्रकार का न्यायालय में निर्णय नहीं किया जा सकता। बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, प्रोफेसर केटी शाह का कथन है। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन महाभियोग प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? कहने का मतलब असत्य है। महाभियोग प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बात करते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। बिल्कुल अपन पीछे के वीडियो में पढ़ भी चुके हैं कि अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। दूसरा, महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना जरूरी है। बिल्कुल 101% सही है। देखिए संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकता है। बस नियम इतना है कि उस सदन के 1/4 सदस्य मिलकर एक प्रस्ताव पारित करें और उस प्रस्ताव की सूचना कि हम महाभियोग ला रहे हैं 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देना जरूरी है, ताकि राष्ट्रपति अपनी जो बात है वो संसद के उस जो है वो सभा के समक्ष या सदन के समक्ष रख सके। अगला है, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मैंने आपको अभी बताया कि संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, बिल्कुल सत्य बात है। लास्ट है, महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के मनोनीत सदस्य मत नहीं डालते। यह कथन असत्य है। देखिए यह यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते। क्या सुना?
निर्वाचित जब होता है राष्ट्रपति तो मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते, लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाने की यानी महाभियोग प्रक्रिया की बात आती है तब मनोनीत सदस्य वोट डालते हैं। यह ध्यान रखना कि मनोनीत सदस्य निर्वाचन में नहीं डालते वोट, लेकिन हटाने में डालते हैं, महाभियोग प्रक्रिया में डालते हैं। लेकिन ये मौका उन्हें कभी मिला ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के विरुद्ध कभी महाभियोग प्रस्ताव लाया ही नहीं गया। भारत में राष्ट्रपति इतने महान हुए कि उनके विरुद्ध कभी महाभियोग प्रस्ताव लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो अंतिम वाला उत्तर इसका है कि महाभियोग प्रस्ताव पर मनोनीत सदस्य वोट डालते हैं, और इसमें लिखा हुआ है नहीं डालते, तो गलत हो गया। निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया प्रश्न है, मैं इसको भी जो है वो स्टार लगाता हूं, ध्यान रखना ये आया हुआ है कई बार प्रश्न। आगे चलते हैं। भारत की विदेश नीति का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? देखिए, भारत की विदेश नीति का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद नंबर 51। अनुच्छेद 51 में यह उल्लेखित किया गया है कि भारत जो है वो अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना का प्रयास करेगा, यानी भारत विश्व में शांति स्थापित करने का काम करता है, निशस्त्रीकरण का काम करता है। भारत एक ऐसा देश है जो किसी देश के साथ द्वेष की भावना नहीं रखता। हमारी जो है वो विदेश नीति का मेन उद्देश्य ही है वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। लोग आज ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण की बात करते हैं, भारत तो कब से ही वैश्वीकरण का ही जो है वो बात करता है, वो हमेशा पूरे विश्व को एक जो है वो परिवार की तरह मानता है। तो भारत की यही जो विदेश नीति है वो अनुच्छेद 51 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और ये भारत की विदेश नीति से संबंधित है। जरूर ध्यान रखिएगा कि भारत की विदेश नीति कहाँ उल्लेखित है? अनुच्छेद 51 में उल्लेखित है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? हाल ही की परीक्षाओं में सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड जितनी परीक्षा हुई हैं उन सब में यह प्रश्न बहुत कॉमन बन गया है, बहुत बार पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, और लोग फिर भी उत्तर गलत कर देते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ये जो है वो एक वकील होता है और एक तरीके से भारत सरकार के लीगल एडवाइजर ये होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि वेंकटरमणी जो है वो भारत के महान्यायवादी है। जरूर निश्चित तौर पर इन बातों का ध्यान रखना। महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर काम करते हैं, राष्ट्रपति ने कभी भी पद से हटा सकते हैं। तो महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। अब एक और विधि की जब बात आ गई है तो मैं पिछले आपको जो क्लास थी उसमें मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कौन से अनुच्छेद के अनुसार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है? तो प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार प्राप्त है संसद को वो अनुच्छेद 131 के तहत है। थोड़ा सा बता देता हूं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता क्या है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि वे मामले जिन्हें सुनने का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय को है, उन मामलों को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे भारत के दो राज्यों के बीच का कोई मामला हो, केंद्र और राज्यों के बीच का कोई मामला हो, या दो राज्य और केंद्र के बीच का मामला हो, या एक तरफ एक राज्य और एक तरफ केंद्र राज्य हो, वो मामला हो, कोई भी इस प्रकार का मामला होगा उसे प्रथमतः सुनने का अधिकार जो है वो उच्चतम न्यायालय को होता है। लेकिन एक अपवाद कई बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 262 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि यदि कोई अंतर राज्य जल विवाद है तो उसे सुनने का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार संसद के सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं होता है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि यदि कोई मामला अंतर राज्य नदी जल विवाद से संबंधित है, वो दो राज्यों का मामला है, लेकिन वो उच्च न्यायालय में भी सुना जा सकता है। जैसे मान लीजिए कावेरी जल विवाद है, ये तमिलनाडु और कर्नाटक का बहुत पुराना जल विवाद है, उसकी सुनवाई जो है वो कर्नाटक बेंगलोर हाईकोर्ट में हो जाती है। तो वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती कि अनुच्छेद 262 इस बात का जो है वो तस्दीक करता है, यह अपवाद है कि अंतर राज्य नदी जल विवाद प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए। अंत में एक और मैं आपको होमवर्क दूंगा, निश्चित तौर से आप कमेंट करके जरूर बताना कि उसका उत्तर क्या होगा। अब वापस प्रश्नों की ओर चलते हैं। 11वें प्रश्न की, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
कोई बात असत्य कथन कौन सा है? विधानसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र विधानसभा अध्यक्ष को देता है। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, कथन बिल्कुल सत्य है। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है, बिना कोई गलती के। ये सही बात है। विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। बिल्कुल 100 आने साची बात है कि कोई भी विधेयक यदि आप संसद में प्रस्तुत करना चाहते हो, विधानमंडल में प्रस्तुत करना चाहते हो, तो पहली बात, अगर वो वित्त विधेयक है तो वो विधानसभा में ही प्रस्तुत होगा, और दूसरी बात, उसे प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति अति आवश्यक होती है। आगे बात करते हैं। वित्त विधेयक को विधान परिषद केवल 14 दिन रोक सकती है। बिल्कुल सत्य बात है। देखिए, विधान परिषद वित्त विधेयक के मामले में बहुत कमजोर होती है। पहली बात, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अगर वित्त विधेयक विधानसभा और लोकसभा में प्रस्तुत होता है, अपन विधानसभा की बात, विधानमंडल की बात करें तो विधानसभा में प्रस्तुत होता है। विधानसभा पारित करने के बाद वित्त विधेयक जाता है विधान परिषद के पास। यदि वो विधेयक साधारण है तो विधान परिषद उसे 3 माह के लिए रोक सकती है एक बार में, और फिर 1 माह यानी 4 माह रोक सकती है टोटल। जबकि यदि वो वित्त विधेयक है तो वो केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। 14 दिन में यदि वो जवाब नहीं देती है तो उस विधेयक को पारित मान लिया जाता है। अंतिम, विधानसभा में होने वाले दल बदल पर अंतिम निर्णय राज्यपाल लेता है। देखिए, मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है? देखिए, सदन की यानी विधानमंडल में अयोग्यताओं के संबंध में निर्णय राज्यपाल लेता है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन यदि वह अयोग्यता दल बदल के कारण है तो दल बदल पर निर्णय लेने का अधिकार जो है वो विधानसभा अध्यक्ष या संबंधित सभा के सभापति को होता है। यह राज्यपाल के पास पावर नहीं होता है। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल अन्य अयोग्यताओं पर तो निर्णय लेता है लेकिन दल बदल पर निर्णय नहीं लेता। वो संबंधित सभा का जो अध्यक्ष या सभापति होता है वो इस पर निर्णय लेता है। तो अंतिम जो कथन है वो असत्य हो गया। 11वां प्रश्न, आगे चलते हैं 12वीं की ओर। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। कौन सी कथन जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के तहत हमें दिया गया है? अनुच्छेद 25 के तहत कह रहा है। ये अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या क्या कहा गया है? देखिए, धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल सत्य कथन है। धर्म प्रचार करने की प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अपने धर्म का प्रचार किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, बिल्कुल बकायदा संविधान में लिखा गया है कि सिख जो है वो कृपाण धारण कर सकते हैं और वो अपने पास रख सकते हैं। उसे हथियार के रूप में नहीं माना जाएगा। अन्यथा भारत में हथियार रखना बैन है, लेकिन सिखों को कृपाण रखने का अधिकार संविधान देता है कि वो अपने जो कृपाण है वो रख सकता है, क्योंकि वो उनका धार्मिक प्रतीक है और वो उनके मूल ढांचे में शामिल है। देखिए, कोई भी जो भारत में, सीधी सी बात है, यदि कोई चीज धर्म के मूल ढांचे का मतलब जिसके बिना धर्म संभव नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जैन धर्म में संथारा यानी मतलब आदमी जो है वो संलेखना पद्धति द्वारा भूखा रहकर अपने प्राण त्यागते, एक तरीके से वो आत्महत्या है, लेकिन वो धर्म का मूल है, इसलिए उस पर रोक लगाना संभव नहीं है। अगली बात करते हैं, राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार। बिल्कुल, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने यानी समाज में जो समाज सुधार करने वाले कानून है वो राज्यों द्वारा बनाए जा सकते हैं। धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार बिना किसी कारण के, हालांकि भारत में धर्म परिवर्तन का अधिकार है, लेकिन धार्मिक निकाय बिना प्रोसेस को फॉलो किए जो है वो ऐसे हर किसी का धर्म परिवर्तन करवा नहीं सकते। तो इसका उत्तर हो गया 1, 2 और 3 कहाँ है? तो ए हो गया। 1, 2 और 3 नंबर कथन इसका सही है, चौथा कथन गलत है। यह 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? यानी भारत के राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति कहां उल्लेखित है? यदि मैं राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उल्लेख करूं तो वो अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या उनकी प्रकृति बदल सकते हैं। कम करना मतलब
5 साल की सजा 3 साल की कर दी। माफ करना मतलब छोड़ दियो समझो जा घरे मजा कर। या फिर प्रकृति बदलने का मतलब कठोर कारावास को जो है वो साधारण कारावास में बदल सकता है। राष्ट्रपति पूरा फुल हैंड है, वो कुछ भी कर सकता है। हाल ही में आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति द्वारा निर्णय नहीं लिए जाने के कारण जो है वो राजीव गांधी के हत्यारों को भी कोर्ट ने जो है वो बरी कर दिया। हालांकि वो अलग मुद्दा है, लेकिन वो कर सकता है। और दूसरी एक और बड़ी आपको बात बता देता हूं कि जो भी निर्णय राष्ट्रपति देता है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को छोड़ दिया कि जा, तो उस पर दोबारा उच्चतम न्यायालय में सुनवाई की जा सकती है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निर्णय उच्चतम न्यायालय में चैलेंजेबल है या नहीं है? बिल्कुल है, उच्चतम न्यायालय में उसके विरुद्ध दोबारा सुनवाई हो सकती है, यह ध्यान रखना। 123 ये मैंने आपको बताया ही है कि राज्य राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 111 ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि ये जो है वो वीटो पावर है राष्ट्रपति का। और 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है, जो मैंने आपको पीछे बताई है। आगे चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। संविधान सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन छांटना है अपन का, कौन कौन सा कथन सही है। तो पहला देखिए कि इसका निर्माण कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर हुआ। बिल्कुल सही बात है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया, इसने भारत में संविधान सभा के चुनाव करवाए। इसमें 3 सदस्य भारत आए थे, पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 व्यक्ति भारत आए थे। इन्होंने जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव करवाए थे। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सही है। संविधान सभा में 389 सदस्य निश्चित किए, सुहाना साची बात है। 389 सदस्य निश्चित किए गए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो है वो 293 के करीब उसमें सदस्य 296 के करीब निर्वाचित थे, बाकी मनोनीत सदस्य होने थे। संविधान सभा में केवल निर्वाचित सदस्य थे। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ मनोनीत थे, कुछ निर्वाचित थे, दोनों प्रकार के सदस्य थे। तो गलत बात लिख दिया, काटो इन। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई। बतान की थान जुर्ती कौन थे शाणा हो पड़ी होली के 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना, प्रथम बैठक और अंतिम बैठक बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। अब उत्तर कौन सा हो गया? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 देखो, सी फॉर कैट में सही है। 1, 2 और 4 ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आजकल कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपका पूरा दिमाग टेस्ट करते हैं कि आपको कौन कौन सा सही है। आपको एक पता होने से उत्तर नहीं होता, चारों में से चारों पता होने चाहिए कि कौन सा सही है, अन्यथा देखिए उत्तर कितने करीब करीब है, पता नहीं चलता। चलते हैं आगे। सुमेलित कीजिए, बात करते हैं सुमेलित करने की। राज्य जो ये राष्ट्रपति से संबंधित जो बातें हैं और ये राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। तो कौन सा अनुच्छेद में क्या उल्लेखित है? तो राष्ट्रपति की योग्यताएं आप सबको पता है कि 5 से 8 है, 58 में योग्यताएं उल्लेखित है। तो 58 कहाँ है? ये रहा, बी में मिला देता हूं 58। उसके बाद है राष्ट्रपति के पद की शपथ। देखिए भारत में संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है, लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की शपथ का वहां कोई उल्लेख है नहीं। तो राष्ट्रपति की शपथ तो अनुच्छेद 60 में है। उन्हें शपथ दिलवाता है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 60 खटे और यो सी में। उसके बाद बात करते हैं अपन राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें संसद और राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित, मनोनीत भाग लेते नहीं है। ये इस मंडल का उल्लेख कहाँ है? निर्वाचक मंडल का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 54 में है। तो ये आ गया। अब लास्ट बचता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ये अनुच्छेद जो है वो 56 में उल्लेखित है। तो उत्तर देखो, ए के नीचे बी, 1 के नीचे बी और यू 2 है, फिर 2 के नीचे सी, 2 के नीचे सी और यू, 3 के नीचे डी और यू और 4 के नीचे ए, यानी ये बी उत्तर सही है इसका। ये यहां से देखते हैं अपन, ये यहां से सही है, तो बी उत्तर सही है। आप निश्चित तौर से इसको ध्यान में रखिए। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। सुमेलित कीजिए,
अनुच्छेद बहुत बाकायदा आजकल बहुत ज्यादा पूछते हैं, इसलिए थोड़ा सा इन अनुच्छेदों का आप जरूर ध्यान रखिए। महाभियोग का मैंने आपको पीछे बताया ही है कि 61 नंबर अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। आगे चलते हैं 16वां प्रश्न, उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पांचवा जो सही नहीं है, देखिए उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो दूसरो कथन तो सत्य पहले लिख दूं मैं, क्योंकि मैं आपको बता दिया कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो क्या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है? नहीं होता है, 5 ही वर्ष होता है। इसलिए यह कथन भी सत्य है, ये ध्यान रखना। वो सभापति जो है वो राज्यसभा का होता है, लेकिन कार्यकाल उसका 5 ही वर्ष होता है। खट्टी ज्यादा दिमाग लगा के 6 ना कर दिया, क्योंकि अपन ज्यादा सोच लेते हैं कि भाई राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है कि 6 होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 6 ही होता होगा। नहीं होता 6, 5 ही होता है। ठीक है, हासिल पाई कौन लगानी? इन्हें हटाने की पहल राज्यसभा करती है। राज्यसभा का सभापति है तो हटाने की पहल राज्यसभा ही करती है। राज्यसभा जो है वो हटाने की पहल करती है, बाद में लोकसभा का उसका साधारण बहुमत से अनुमति होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति अपने पद से गया तो पहल राज्यसभा करती है, 100% सच्ची बात है। इनके निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगर राष्ट्रपति की बात होती ना तो मैं लिख देता सत्य, लेकिन बात उपराष्ट्रपति की है तो लिखा असत्य। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सारे सदस्य भाग लेने के अधिकारी होते हैं, चाहे वो मनोनीत हो और चाहे निर्वाचित हो, सब भाग लेते हैं। तो खाली निर्वाचित थोड़ी लेते हैं, तो असत्य हो गया ना। तो इसीलिए तो कहता हूं कि आजकल प्रत्येक लाइन को ध्यान से पढ़ें। छोटी सी गलती सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। चारों कथन एक जैसे लगते हैं और जब आप उस सीट पर बैठते हो तो दिमाग चक्री खा जाता है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए। 17 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? फर्स्ट ग्रेड 2015, सेकंड ग्रेड 2018 और हाल ही में यही प्रश्न, मतलब बहुत ही हॉटके एक प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कर्तव्य हैं? और अभी हाल ही में तो यह प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 78 में वर्णित प्रधानमंत्री का क्या है? अधिकार है, कर्तव्य है, उसका कार्य है, शक्ति है, किए है? तो वह कर्तव्य है और वह कट्ठे उल्लेखित है। अभी बता दियो मैं जल्दीबाजी में। 78 नंबर अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद से संबंधित जितनी भी बातें होगी वो राष्ट्रपति तक पहुंचाएगा, ये उसका कर्तव्य है। देखिए प्रधानमंत्री ताकतवर कितना होता है? देश का सबसे ताकतवर जो कोई शख्स होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक दिन मोदी जी ने आकर कहा था कल से 1000 और 500 के नोट बंद है, और बंद हो गया। मतलब कितना भयंकर शक्तिशाली व्यक्तित्व होता है प्रधानमंत्री। और उल्लेख कितने अनुच्छेदों में है? 74, 75, 78। 74 नंबर में उसके पद का उल्लेख है, 75 नंबर में उसकी नियुक्ति का उल्लेख है और 78 नंबर में उसके कर्तव्यों का उल्लेख है। 79 में संसद है तो वो तो यही मांडेड है। बाकी 78 नंबर में उसके जो है वो कर्तव्यों का उल्लेख। अब देखिए 3 अनुच्छेदों वाला प्रधानमंत्री कितना खतरनाक है, तो प्रश्न तो निश्चित तौर पर बने। तीनों ध्यान रखिया, 75, 74 में उसका पद, 75 में क्या है? उसकी नियुक्ति, और 78 में क्या है? उसके कर्तव्य। आगे चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। राज्यपाल अपने स्वविवेकी कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों का निर्वहन किसकी सलाह और परामर्श से करेगा? यानी राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। हालांकि होता नाम मात्र है बेचारा, पर होता है। क्योंकि सरोजिनी नायडू क्या कहती है कि राज्यपाल वो है जो सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के जैसा है, वो खाली दिखान खातर है, लेकिन फिर भी वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वो किसके परामर्श पर काम करता है? क्या मुख्यमंत्री के परामर्श पर काम करता है, मंत्रिमंडल के परामर्श पर, या मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल, या मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, किसके परामर्श पर काम करता है? तो खात में आपको बता देता हूं, अनुच्छेद 163 163(1) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्यपाल के परामर्श और सलाह हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। तो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करते हैं, तो सब भी सही है। मैं तो थे आज पूछ सको क्या मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में फर्क क्या है? मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री।
जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। तीनों मंत्रियों को भेड़ा या मिलाकर क्या कहा जाता है? मंत्री परिषद कहा जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, ये सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया था, वहां से उठाया है प्रश्न। बहुत बढ़िया प्रश्न लगा मुझे, तो मैं इस पर भी स्टार लगा दूं। स्टार, अब आप कहेंगे ऐसा क्या है इस प्रश्न में? इस प्रश्न में कंफ्यूजिंग होने वाला जो है वो ज्यादा मैटर है, क्यों? मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में निश्चित तौर से बच्चा कंफ्यूज होता है कि मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है। अब यहां भी मंत्रिमंडल दिया हुआ है, इसलिए वो कोई सोच सकता है कि 2 बार मंत्रिमंडल दिया, मंत्रिमंडल ही सही होगा, लेकिन मंत्री परिषद होता है, आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं 19वें प्रश्न की। संविधान में कौन से संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद द्वारा दी गई परामर्श को पुनर्विचार हेतु भेजने का अधिकार दिया गया? देखिए, अनुच्छेद अभी आपको 74 बताया था, 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श हेतु एक मंत्री परिषद होगी, इसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 74(1) में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या परिवर्तन कर दिया कि मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी, अनिवार्य कर दिया। किसने? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा दोबारा 1978 में इस सलाह को पलट दिया गया और लिख दिया गया कि एक बार पुनर्विचार हेतु भेजा जा सकता है। मंत्री परिषद कोई सलाह देती है माननीय राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उसे एक बार के लिए वापस लौटा सकते हैं। ये कौन से अनुच्छेद में, कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुआ? 44वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ। जबकि 42वें द्वारा तो कह दिया गया था कि अनिवार्य रूप से मानना पड़ेगा। पाछो पूछो की कौन भेजनो, आपको मानना ही पड़ेगा, वापस नहीं भेज सकते। लेकिन 44वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को अधिकार दिया कि साहब आप राष्ट्रपति हैं, आप वापस भेज सकते हैं। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है, क्या कभी किसी राष्ट्रपति ने यह ताकत दिखाई है और मंत्री परिषद की सलाह को वापस भेजा है? तो भेजा है साहब, KR नारायणन नाम के एक राष्ट्रपति हुए, उन्होंने 2 बार वापस भेजा है। एक बार इंद्र कुमार गुजराल की सलाह थी और एक बार जो है वो HD देवगौड़ा की सलाह थी, उनको वापस भेज दिया कि इन पर पुनर्विचार कीजिए। और कितना खतरनाक रहा वापस भेजना कि दोबारा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ने वापस नहीं भेजा, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि कोई न कोई गड़बड़ है, तभी राष्ट्रपति ने ऐसा निर्णय लिया है। तो पुनर्विचार के लिए साहब भेजा जा चुका है। KR नारायणन ने यह ताकत दिखाई है कि उन्होंने उस विधेयक को वापस, उस सलाह को वापस कर दिया कि आप इस पर दोबारा गौर कीजिए, ये मुझे सही नहीं लग रहा। तो 44वें संविधान संशोधन ने इसमें जो है वो ताकत दी है। राज्य मंत्री परिषद का कार्यकाल होता है। मैंने कम्युनिटी में यह प्रश्न पूछा था, वहां बहुत सारे बच्चों ने गलत उत्तर दिया, मुझे आज इसे शामिल करना पड़ा, अन्यथा मैं इसको नहीं करता शामिल। लेकिन ये आया हुआ प्रश्न था और कम्युनिटी में बच्चों ने गलत जवाब दिया। हाँ, मैं क्या लिखता, यहां बता देता हूं आपको कि क्या उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और वहां पर ज्यादातर बच्चों ने 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष कर रखा है। क्यों कर रखा है? गलती आपकी नहीं है, लेकिन परीक्षा में जानने वाला ये नहीं सोचेगा कि आपने गलत क्यों किया है, वो तो सीधा गलत ही होता है। एक्चुअल में राज्य मंत्री परिषद का जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल होता है। 5 वर्ष की कोई जरूरी नहीं है। आप इसका लगा लीजिए कि भाई उद्धव ठाकरे की सरकार है तो उसकी मंत्री परिषद गई ना पीछे और नई मंत्री परिषद आ गई तो 5 साल कट चाली। 5 साल तो वो होता है जो लिखेड होगा कि 5 साल साल सी, लेकिन संविधान में बकायदा लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होगा। तो वो तो खटी ऑप्शन ही को नहीं है कि तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। बहुत बच्चों ने गलत किया है, सही कर लेना। और कम्युनिटी में भी जाके 500 उत्तर करके आपने वो कर दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलते आगे 21वें प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान का मनु किसे कहा जाता है, यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, यदि आपसे कहें कि संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, सबका उत्तर एक ही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में गिनती होने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने उनको, और वो सेकंड ग्रेड में अपने टॉपिक भी शामिल है, BR अम्बेडकर का संविधान में योगदान, तो उनका प्रत्येक कथन बहुत महत्वपूर्ण है। 2-3 बार सेकंड ग्रेड में आइडो है, इसलिए इस बात पर चर्चा करना जरूरी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की
आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में क्या है पता है आप सब लोगों को? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए क्या संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप उत्तर करेंगे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब देखो नाम बदलते हैं, उत्तर बदलते हैं। अगर अगले वाले को अनुच्छेद 32 उत्तर चाहिएगा तो वो डॉक्टर अंबेडकर का नाम आपको देगा, और प्रस्तावना उत्तर चाहेगा तो आपको अंबेडकर साहब का नाम नहीं देगा। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, ऊपर नाम पलटा तो नीचे उत्तर भी पलट जाएगा, ये ध्यान रखना। प्रस्तावना को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा नहीं कहा है, उसको ठाकरदास ने संविधान की आत्मा कहा है। और संविधान की आत्मा प्रस्तावना लगभग लोगों ने बताई है, लेकिन अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ही आत्मा बताया, तो ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं 22वें प्रश्न की। राष्ट्रीय आपात के दौरान निम्नलिखित में से कौन से प्रदत्त मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? देखो दो ऐसे अधिकार हैं जिन्हें किन्हीं भी सूरत में निलंबित नहीं किया जा सकता। देखिए पहली बात तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगता है। 352 में भी दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी वो है जब कोई शत्रु देश हम पर आक्रमण कर दे, और दूसरी कैटेगरी वो है जब हमारे देश में कोई आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए। दूसरी कैटेगरी में हमारे सारे मौलिक अधिकार लागू रहते हैं। पहली कैटेगरी में यदि संसद चाहे तो हमारे मौलिक अधिकारों को उल्लंघित या उनको सस्पेंड किया जा सकता है। अब फिर भी दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो हर परिस्थिति में लागू रहते हैं। वो दो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं वो पूछे हैं, तो वो है 20 और 21, खटा है 20 और 21 एरिया। अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें संविधान हमेशा लागू रखता है, भले ही आपातकाल ही क्यों ना हो, क्योंकि अनुच्छेद 20 के तहत हमें 3 स्वतंत्रताएं प्राप्त है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। एक व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के कारण बताने पड़ते हैं कि भाई इस वजह से आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और तीसरा अधिकार यह है कि आपको जिस समय गिरफ्तार किया गया है उसी समय के कानून से आपको सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि बाद में उस सजा की फांसी हो गई आपको, जैसे मान लीजिए हम 2020 में मैं पकड़ा गया और 2020 में उस कानून की सजा, उस जुर्म की सजा 3 महीने थी और 2022 में उस जुर्म की सजा बढ़ाकर 6 साल कर दी गई, तो मुझे उस जुर्म की सजा 3 महीने से ज्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि जब मैंने जुर्म किया था उस समय क्या कानून था उसी कानून के अनुसार मुझे सजा दी जाएगी। और 21 में तो आपको पता ही है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 20 और 21 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो कभी निलंबित नहीं होते हैं। आगे चलता हूं 23वां, निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो पूर्व में किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। देखो इसका उत्तर होगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे थे जो कोई मंत्री की नहीं रहा, सीधा ही ये बलिया से चुनाव लड़ते थे, यूपी बलिया से चुनाव लड़ते थे और सीधे जाके देश के प्रधानमंत्री बन गए। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आया था। और बाकी ऊपर जगह लिखेड़ा है वैसे खटेन खटका सीएम रेडा है। अगर अपन बात करें PV नरसिम्हा राव की तो ये आंध्र प्रदेश के सीएम रहे थे, आंध्र प्रदेश के सीएम रहे थे। चौधरी चरण सिंह जी यूपी का सीएम रहा। और मोरारजी भाई देसाई आप बताइए कहाँ के सीएम रहे, तो आप कहेंगे गुजरात, मैं कहूंगा गलत, ये रहे थे बंबई के। अब आप कहेंगे ये ऐसा कैसा, ये गुजराती थे, बिल्कुल गुजराती थे, लेकिन जिस समय ये 1952 में सीएम बने थे उस समय गुजरात और महाराष्ट्र बंबई के नाम से जाना जाता था। गुजरात और महाराष्ट्र बाद में बने, ये बंबई के सीएम रहे हैं। उसके बाद ये वित्त मंत्री बन गए, उसके बाद ये उप प्रधानमंत्री बने और 1977 में ये प्रधानमंत्री बन गए थे। तो ध्यान रखना, ये भी प्रश्न आ सकता है कि मोरारजी देसाई कहाँ के मुख्यमंत्री थे। आप कॉन्फिडेंस में गुजरात चेप दिया, ये है बंबई के मुख्यमंत्री, ध्यान रखना। आगे चलते हैं 24वें प्रश्न की। MM पुंछी आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की थी? लो बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहली बात तो MM पुंछी, MM को मतलब हो गया मदन मोहन, नाम ही जोरदार है, मदन मोहन पुंछी। मदन मोहन पुंछी आयोग बन्यो कद 2007 में, यानी ताजा तरीन है एकदम, या मान लियो
बनाया क्यों गया? इस आयोग को केंद्र और राज्य के मध्य अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए बनाया गया था। आपने एक आयोग का नाम सुना होगा, सरकारिया आयोग। रणजीत सिंह सरकारिया आयोग जो था वो भी ऐसा ही पुंछी आयोग के जैसा ही था। वो पहले बना था, ये 2007 में बना था। इसने एक सलाह दी थी कि जिस प्रकार राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाता है उसी प्रकार राज्यपाल को महाभियोग से हटाया जाना चाहिए। और वो महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाएगा? वो महाभियोग लगाया जाएगा राज्य के विधानमंडल द्वारा। अब कंफ्यूज कहां हो जाते हैं आप? ये दोनों देखते ना, राज्यसभा थे, सोचता ओ दियो लो, ये नहीं दिया, ये दिया ए, राज्य के विधानमंडल द्वारा राज्यपाल को हटाया जाना चाहिए महाभियोग। हालांकि इस सिफारिश को माना नहीं गया, पर मानना ना जाओ चाहिए। न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी ने बताया जरूर था कि ऐसा होना चाहिए। लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आज के सेशन के 25वें प्रश्न की ओर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो ये सौंपते हैं भाई राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। हालांकि प्रश्न सरल है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? राज्यपाल कर देते हैं। राज्यपाल साहब केवल शपथ दिलवाता है, राष्ट्रपति को ही इनकी नियुक्ति का अधिकार है, और ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। तो आज के सेशन में 25 प्रश्न जो है वो मैंने आपको बताए। आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न, मैंने आपको पहले ही कहा था और बीच में भी बताया था कि अंत में आपसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। होमवर्क आपके लिए, आप कमेंट करके बताएं दो बातें, कि एक तो आपके इन 25 में से कितने प्रश्न सही हुए, और दूसरी बात निश्चित तौर पर मुझे ये बताएं कि जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं वो जो है वो आपको आता है कि नहीं आता है, उसका उत्तर आप जरूर देना। प्रश्न ये है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस विधि द्वारा उसके पद से हटाया जाता है? एक बार वापस सुन लीजिए प्रश्न, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस विधि से हटाया जाता है? तो आज के सेशन में ये प्रश्न 25 और एक ये 26वां आपके लिए मैं छोड़कर जा रहा हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। पीछे तक की सारी पीडीएफ मैं डाल चुका हूं, आज की पीडीएफ 2 दिन बाद डालूंगा। निश्चित तौर पर रिकमेंड करें क्लास को अपने साथियों के लिए, मुझे भी मोटिवेशन मिले। पिछले वीडियो पर बहुत खूब सारे व्यू आए तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सब्सक्राइब भी करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो केवल वीडियो पर आते जरूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। एक बार बता दूं, सब्सक्राइब बटन को दबाने से आपके हाथ में कांटे बिल्कुल नहीं चुभेंगे, मेरी गारंटी है। तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। वीडियो पर व्यू आते हैं 1500 और लाइक आते हैं 10, तो थोड़ा लाइक भी करें, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिले। थोड़ा अगर मैं आपको फायदा पहुंचा रहा हूं तो कुछ फायदा मेरे को भी मिलना चाहिए। देखिए दुनिया का नियम है, फायदा तभी मिलता है जब दूसरे को फायदा करवाते हैं। तो आप थोड़ी सी मेरी अपील को माने। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।